दोस्तों अगर बात करें एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले फंक्शन की तो VLOOKUP का नाम सबसे टॉप में आता है और ये इतना ज्यादा फेमस है कि कहीं भी MIS या डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस VLOOKUP फंक्शन के बेसिक से लेकर एडवांस तक के 7 ऐसे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जो आपके डे टू डे वर्क लाइफ में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय का एक मास्टर डेटाबेस है और इसी में से कुछ एम्प्लॉय के कोड यहाँ पे दिए गए हैं जिसका नेम हमें लेकर आना है। अब इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ से इस कोड को कॉपी करिए और उस डेटाबेस वाले सीट में जाकर फाइंड कर लीजिए और ठीक इसके बराबर वाले कॉलम में इसका नेम दिया गया है। इसको कॉपी करके दूसरे सीट में उस कोड के सामने जहाँ पे नेम चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेम यही काम आपको VLOOKUP फंक्शन करके देता है। अंतर बस इतना है कि ये काम आप मैनुअल कर रहे हैं, वहीं VLOOKUP सेल के रेफरेंस के आधार पर आपके डेटा को सर्च करके आपको देता है। यहाँ लिखा इक्वल टू VLOOKUP और इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है लुकअप वैल्यू, जिसमें आपको वो वैल्यू इनपुट करनी है या उस सेल के रेफरेंस को देना है जिसका रिकॉर्ड आपको फाइंड करना है, जैसे ये एम्प्लॉय कोड। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे, यानी वो डेटाबेस वो टेबल जिसके अंदर इस एम्प्लॉय कोड का नेम आपको मिलेगा। तो हम दूसरे सीट में जाएंगे और इस डेटाबेस को यहाँ एम्प्लॉय कोड से राइट की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया है वो इस एम्प्लॉय कोड से राइट की तरफ किया है, जिसमें ये एम्प्लॉय कोड वाला कॉलम पहले नंबर यानी पहले कॉलम इंडेक्स नंबर पे आएगा और हमें चाहिए नेम जो कि 4th पोजीशन पे यानी 4th कॉलम इंडेक्स नंबर पे है। तो इस फंक्शन का जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर, उसमें नंबर 4 इनपुट करेंगे और चूंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए यहाँ लुकअप रेंज में देंगे फॉल्स या 0 और करेंगे ओके। और इस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में इसका नेम मिल चुका है। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर दें तो सभी कोड के अगेंस्ट में उनका नेम आ जाएगा। यहाँ VLOOKUP फंक्शन इन सभी एम्प्लॉय कोड का नेम लेकर आ रहा है जो कि दूसरे डेटाबेस में दिया गया है। अब हमें इन सभी का डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो क्या डिपार्टमेंट लाने के लिए वापस से यहाँ VLOOKUP लगाएंगे? लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वो काम नहीं करेंगे। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके या राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे, लेकिन यहाँ एरर आ गया। इस एरर का मतलब ये होता है कि जो रिकॉर्ड आप उस डेटाबेस के अंदर सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये एम्प्लॉय कोड वहाँ पे था और इस कारण से यहाँ पे नेम आ भी रहा है। चूँकि इस VLOOKUP फॉर्मूले में हमने सेल के रेफरेंस को यूज किया है और जब हमने इसे राइट की तरफ ड्रैग किया तो सेल का रेफरेंस भी चेंज हो गया। जब यहाँ पे हमने VLOOKUP लगाया तो ये A2 सेल में दिए गए रिकॉर्ड को उस डेटाबेस में सर्च कर रहा था, लेकिन जब हमने इसे राइट की तरफ ड्रैग किया तो इसका रेफरेंस A2 की जगह B2 हो गया जिसमें नेम दिया गया है। साथ ही उस डेटाबेस में जो हमने कॉलम का रेंज सेलेक्ट किया था A से लेकर H तक, वो अब इसमें B से लेकर I तक हो गया है। और VLOOKUP फंक्शन का एक रूल होता है कि टेबल एरे के अंदर जो भी रेंज आप सेलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू को उसके सबसे पहले वाले कॉलम में फाइंड किया जाता है। और यहाँ हमारा लुकअप वैल्यू हो गया है नेम और डेटाबेस सीट के अंदर सिलेक्टेड रेंज के पहले कॉलम में नेम है ही नहीं, वहाँ पे जोन दिया गया है और चूंकि ये नेम वहाँ पे फाइंड नहीं होगा तो आपको एरर ही मिलने वाला है। और क्योंकि फॉर्मूले को ड्रैग करने के बाद टेबल रेंज का रेफरेंस और लुकअप वैल्यू का रेफरेंस दोनों चेंज हो चुके हैं, इस सिचुएशन में जहाँ हमें फॉर्मूले को किसी दूसरे सेल में कॉपी या ड्रैग करने की ज़रूरत है वहाँ सेल का फिक्स होना जरूरी है। सेल को लॉक करने के 3 तरीके हैं, जिसमें एक तो पूरा का पूरा सेल ही लॉक किया जाता है और दूसरे और तीसरे तरीके में सेल के किसी एक पार्ट कॉलम या रो को ही लॉक या फिक्स करते हैं। जिस भी पार्ट को फिक्स कर रहे हैं उसके पहले $साइन इनपुट कर देते हैं और इसके केस में हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्मूला राइट की तरफ ड्रैग करें तो इसका कॉलम फिक्स रहे, लेकिन जब इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इसका रो नंबर चेंज होता रहे। उसके लिए यहाँ $साइन
ए यानी कॉलम के पहले इनपुट कर देंगे। इसी तरह ये टेबल अरे पूरा फिक्स होगा। इसके लिए इसको सेलेक्ट करके फंक्शन की F4 प्रेस कर देंगे और करेंगे ओके। अब इसे ड्रैग करें तो यहाँ एरर नहीं आएगा, यहाँ आपको नेम मिलेगा, लेकिन हमें तो डिपार्टमेंट चाहिए। तो अगर आप इस डेटाबेस शीट में देखें तो एम्प्लॉय कोड से थर्ड पोजीशन पे आपको डिपार्टमेंट वाला कॉलम मिलेगा। तो वापस इसमें आते हैं और इस फंक्शन को एडिट करके यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में नंबर 4 की जगह नंबर 3 इनपुट कर देंगे और हमें डिपार्टमेंट का नेम मिल जाएगा कि ये एम्प्लॉय कोड किस डिपार्टमेंट से आता है। कई बार आपके पास 50, 100 या इससे भी ज़्यादा कॉलम के अंदर डेटा होता है और उसके सिर्फ 2, 4 या 10 कॉलम का रिकॉर्ड ही आपको एक अलग टेबल में वी लुकअप लगाकर चाहिए, जिसमें कोई डेटा 4th कॉलम पे है, कोई 10th कॉलम पे है, कोई 14th पे है। इसके अलावा अगर आपका डेटा बार बार चेंज हो रहा है, मान लीजिए आपने इन एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में इनका नेम लुकअप किया जो अभी 4th कॉलम में है, कल को वो चेंज होकर 10th नंबर कॉलम पे चला गया, या इस डेटाबेस में यहाँ मैंने इसके हेडर को चेंज करके जोन कर दिया और जोन की जगह नेम लिख दिया। ऐसे में वी लुकअप का रिजल्ट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप के अंदर मैनुअल इनपुट किया हुआ है। तो ऐसे में वी लुकअप का रिजल्ट यहाँ दिए गए हेडर के अकॉर्डिंग आए। इसके लिए कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाना होता है और उसके लिए हम मैच फंक्शन को यूज करते हैं, जो हमें यह बताएगा कि ये पार्टिकुलर हेडर जिस डेटाबेस से लुकअप करना है उसके हेडर में किस पोजीशन पर है। जैसे यहाँ पे लिखा इक्वल टू मैच, और इसमें भी आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू देना है, जिसमें ये हेडर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसका रो नंबर फिक्स कर देंगे, कॉमा। इसके बाद है लुकअप अरे। तो इसके लिए हम उस डेटाबेस के हेडर को इस एम्प्लॉय कोड से आगे की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फिक्स करेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस मैच वाले फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा हेडर उस डेटाबेस में किस पोजीशन पर है, यानी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर मिल गया और यही नंबर हम वी लुकअप के अंदर इनपुट कर देंगे। तो यहाँ से इस मैच फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय कोड वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसका कॉलम फ्रीज कर देंगे। टेबल अरे में उसी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमें मैनुअली कोई नंबर इनपुट नहीं करना है, इसके लिए जो हमने मैच फंक्शन को कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए यहाँ पे फॉल्स या 0 एंड ओके। अब इसे कॉपी करके इन सभी में पेस्ट कर देंगे। सभी एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में जो जो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई हेडर चेंज भी करें तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा भी अपडेट हो जाएगा। यही नहीं, अगर डेटाबेस के अंदर ये नेम वाला कॉलम उठाकर यहाँ से कहीं दूसरे जगह रख दें इसी रेंज में, फिर भी आपको यहाँ रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वहीं पिछले एग्जाम्पल में जो हमने वी लुकअप लगाया था वहाँ का रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हैं, ये गलत रिजल्ट दे रहा है। यहाँ एक छोटा सा टेबल है मंथ वाइज सेल्स वैल्यू का। अब हमें यहाँ इन सेल्समैन के लिए अलग अलग मंथ का सेल्स वैल्यू चाहिए। अब अगर इस टेबल को देखें तो यहाँ मंथ अलग अलग कॉलम में दिया गया है और नेम एक ही कॉलम के अंदर है, जबकि जहाँ हमें रिकॉर्ड चाहिए वहाँ नेम और मंथ 2 अलग अलग कॉलम में दिए गए हैं, जिसमें एक ही नाम कई बार रिपीट भी हो रहा है लेकिन उसके मंथ यूनिक हैं, मतलब उस नेम के लिए अलग अलग मंथ का डेटा चाहिए। तो इसके लिए भी हम वी लुकअप को मैच के साथ यूज कर लेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में इस नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। टेबल अरे के लिए इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसे फिक्स कर देंगे, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें इस मई मंथ का सेल्स वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मैच और इसके लुकअप वैल्यू में ये मई मंथ वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और इसे मैच कराएंगे इस डेटाबेस के इस हेडर वाले रेंज से। इसको फिक्स करेंगे, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया मैच के लिए। इसके बाद कॉमा 0 वी लुकअप के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर दें तो इन सब का सेल्स वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मंथ चेंज भी होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा भी अपडेट होता हुआ दिखेगा।
अब जरा इस टेबल को देखिए, इसके दो दो कॉलम हेडर हैं, एक जोन और दूसरा मंथ, और हमें यहाँ इन प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए यहाँ दिए गए जोन के लिए। तो हम VLOOKUP लगाकर तो ला सकते हैं, लेकिन अगर ये जोन चेंज हुआ, कोई दूसरा जोन का नेम हमने यहाँ पे इनपुट किया, तो वापस से हमें VLOOKUP फंक्शन के अंदर कॉलम इंडेक्स का नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप VLOOKUP को मैच के साथ यूज करते हैं तब आपको सिर्फ इन मंथ की वैल्यू ही मिलेगी या हर जोन के पहले वाले कॉलम की वैल्यू मिलेगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर VLOOKUP को सही कॉलम इंडेक्स नंबर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। और इसे करेंगे कैसे, उसे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे एक हेल्पर रो इंसर्ट करते हैं और लिखेंगे इक्वल टू, पहले इस जोन को सेलेक्ट करेंगे, एंड देंगे और इस मंथ को सेलेक्ट करके और इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। यानी हमने इस टेबल के लिए एक और हेडर बना दिया जो कि यूनिक है। VLOOKUP का एक रूल होता है कि आपका टेबल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। दूसरा कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही डेटा को लुकअप करता है वर्टिकली। अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड के अगेंस्ट में लुकअप करते हैं तो आपको हमेशा वही रिजल्ट मिलेगा जो सबसे पहले सर्च में आएगा। सेम कॉलम इंडेक्स नंबर के केस में जब आप मैच फंक्शन को यूज करते हैं तो वहां भी हेडर को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको सबसे पहले सर्च में आने वाले कॉलम के अंदर से ही डेटा मिलेगा। और यहाँ जो पहले से दिया गया डेटा है उसमें दोनों हेडर ही डुप्लीकेट है, जोन भी डुप्लीकेट है और मंथ भी डुप्लीकेट है। इसलिए हमने इन दोनों को कंबाइंड करके एक अलग हेडर बनाया जो कि यूनिक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू मैच, और जैसे हमने ऊपर हेल्पर रो के अंदर पहले जोन और उसके मंथ को कंबाइंड किया, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। पहले इस जोन को सिलेक्ट करते हैं और इसका कॉलम फिक्स कर देंगे, इसके बाद एंड देंगे और इस मंथ को सिलेक्ट करेंगे और इसका रो फिक्स कर देंगे, कॉमा इसके लुकअप अरे में जो हमने अलग से हेल्पर रो बनाया है उस रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसको फिक्स भी करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे इन सब में ड्रैग करें तो सबका कॉलम इंडेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। अब अगर यहाँ जोन का नेम चेंज भी होता है तो ये नंबर भी ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से एक हेल्पर रो को इंसर्ट किया हुआ है जो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए वापस इसी मैच फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके लुकअप अरे में जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह पहले हम इस जोन वाले रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और एंड देंगे और इस मंथ वाले रेंज को सेम उसी प्रोपोर्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके फ्रीज कर देते हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये एक एरे फॉर्मूला बन गया जिसके लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर एक साथ प्रेस करना होगा। लेकिन जब आप इसी रेंज को इंडेक्स फंक्शन के अंदर इनपुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा इंडेक्स ब्रैकेट ओपन लास्ट में कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, अब नॉर्मल इंटरप्रेस करने से भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना सकते हैं। बाकी का काम VLOOKUP करेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में इस प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे जिसका हम कॉलम फ्रीज करने वाले हैं, और हमें टेबल अरे के लिए इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, इसको भी हम फ्रीज करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे और लास्ट में हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसके लिए 0 एंड ओके। अब इसी फॉर्मूले को कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर देंगे और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। अब ये पूरी तरह से डायनेमिक हो चुका है। अगर आप यहाँ जोन के नेम को चेंज करते हैं तो आपको डेटा भी उसी जोन के अकॉर्डिंग उस मंथ का मिलेगा। एक बात जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए कि VLOOKUP फंक्शन बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ही देता है और खासकर नंबर के साथ VLOOKUP करते समय इसका अच्छा यूज हो सकता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ इन लोगों को इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिसका क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है, जिसमें अचीवमेंट 90% से कम होने पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर अचीवमेंट 90 से 110 के बीच होता है तब उसे 2000 का इंसेंटिव मिलेगा। यानी 2000 पाने के लिए मिनिमम अचीवमेंट 90% होना ही चाहिए। इसी तरह मैक्सिमम 10,000 पाने के लिए उसको मिनिमम 150% का अचीवमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इस अचीवमेंट परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी परसेंटेज अचीवमेंट यहाँ दिए गए क्राइटेरिया के बीच फॉल करता है
उसके आगे वाला अमाउंट हमें रिजल्ट में चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा टेबल बना लेना है। जैसे यहाँ ये बना हुआ है, यहाँ इसके आगे हम इस दिए गए क्राइटेरिया का सबसे मिनिमम परसेंटेज वैल्यू लिख लेंगे। जैसे 90% से नीचे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करें तो यहाँ पे 0 इनपुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है 90% टू 110%, और इस स्लैब में सबसे मिनिमम वैल्यू होगा 90%। वैसे ही 110 टू 135% का मिनिमम वैल्यू होगा 110%। इसी तरह नेक्स्ट स्लैब के लिए 135%, और सबसे लास्ट में है ग्रेटर देन इक्वल टू 150, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 150% ही होगा। तो ये बन गया टेबल। इस टेबल को बनाते समय आपको एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में इस परसेंटेज अचीवमेंट को सिलेक्ट करेंगे, टेबल एरे में इस पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। अब इसमें हमें रिजल्ट चाहिए ये इंसेंटिव वाला कॉलम इस टेबल से, जो कि 3rd पोजीशन पर है, 3rd कॉलम इंडेक्स नंबर पे है। और चूंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और करेंगे ओके। अगर इसे नीचे ड्रैग करें तो इस क्राइटेरिया टेबल के अकॉर्डिंग जिसकी भी जो इंसेंटिव वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वैसे जब आप एग्जैक्ट मैच करते हैं तो आप फॉल्स या 0 इनपुट करते हैं, उसकी जगह आप इस रिजल्ट को लाने के लिए नंबर 1 या ट्रू इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच करके रिजल्ट चाहिए तो ये देना जरूरी नहीं होता है। यहां भी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का एक टेबल है जिसमें इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अब की बार इसका क्राइटेरिया हर जोन के लिए अलग अलग है। यानी जो भी एम्प्लॉय जिस जोन में आता है उस जोन के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिलेगी। तो यहां भी आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है। यहां जो ये 4 टेबल दिए गए हैं, इसके अंदर आपको हर क्राइटेरिया के हिसाब से उसका मिनिमम अचीवमेंट परसेंटेज इनपुट कर देना है। तो क्विकली इसमें हम अचीवमेंट परसेंटेज फिल कर देते हैं। तो यहां पे हमने वो अचीवमेंट परसेंटेज फिल कर दिया है। अब यहां पे दूसरा सवाल ये बनता है कि जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो हर टेबल से तो लगा नहीं सकते, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। इसमें हर टेबल के इस वाले पार्ट को एक नेम दे देंगे, यूनिक नेम। जैसे यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके लिख दिया ईस्ट, ये ईस्ट जोन का क्राइटेरिया वाला टेबल हो गया। वैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम दे देंगे वेस्ट। ऐसे ही बाकी सभी टेबल को भी उनके जोन के नेम से ही उनको डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में ये परसेंटेज अचीवमेंट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब टेबल एरे में डायरेक्टली किसी टेबल को सिलेक्ट नहीं करना है। हमने जो हर टेबल का एक यूनिक नेम डिफाइन किया था, वही नेम यहाँ जोन वाले कॉलम में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट और इस जोन वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो हमें रिजल्ट चाहिए वो डिफाइन किए गए रेंज के दूसरे वाले कॉलम पे है, तो यहाँ पे दे देंगे नंबर 2, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे ड्रैग करें तो जो भी एम्प्लॉय जिस जोन में आता है उस जोन के क्राइटेरिया के हिसाब से जो इंसेंटिव उसे मिलना चाहिए वो यहाँ पे आपको रिजल्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है वी लुकअप फंक्शन के वो एग्जांपल्स जिनका यूज करके आप अपने डे टू डे वर्क लाइफ को और आसान बना सकते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।